नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जातिगत राजनीति और जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का ऐलान नरेंद्र मोदी ने अचानक कैसे ले लिया? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी को समझते हैं, नरेंद्र मोदी और कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के पीछे भी कोई ना कोई साइंस होती है, उस निर्णय के पीछे भी कोई ना कोई खेल होता है। नरेंद्र मोदी कोई फैसला ऐसे नहीं लेते, बल्कि उस फैसले का बेनिफिट क्या होगा और उस फैसले का लॉसेस क्या होगा, ये नरेंद्र मोदी को बखूबी पता होती है। और नरेंद्र मोदी एकमात्र नेता है जो 24/7 राजनीति के मुद्दे में रहते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को इस नजरिए से मत देखे कि निर्णय केवल इस नजरिए से लिया गया कि सोशल जस्टिस हो जाए। नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय चाहते हैं। नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता है जो हर पल राजनीति के मुद्दे में रहते हैं। और क्या नरेंद्र मोदी इस जनगणना के जरिए कोई बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं? क्या मोदी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है? क्या नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के जरिए उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी को समाप्त कर देंगे जो पार्टी किसी ना किसी जाति के आधार पे? क्योंकि मोदी कोई ना कोई गेम तो खेल रहे हैं। अचानक नरेंद्र मोदी कैबिनेट का बैठक में ये फैसला नहीं लेते जातिगत जनगणना का, और अचानक ये सब कुछ नहीं होता। अगर ये सब कुछ अचानक हुआ तो इसके पीछे भी खेल है और इसके पीछे बड़ा गेम, जिस खेल को आज मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम किन विषयों पर बात करेंगे, सबसे पहले आपको बता जातिगत जनगणना का फैसला मोदी सरकार ने अचानक क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गेम है? रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को क्या नरेंद्र मोदी आगे लागू करेगी? और आपको ये भी बताएंगे कि ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि जाति के नाम पर राजनीति करने वाले ज्यादातर पार्टियों की दुकानें बंद हो जाएंगे। यूं कहिए कि ये लोग जो राजनीति की रोटियां जाति के नाम पर सेकते हैं, इनकी आप कह सकते हैं कि पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। और तीसरा जो विषय आज का है वो 50% से आरक्षण बढ़ाने की बात है। और चौथा विषय जो आज का है, बिहार में जो 65% आरक्षण को बढ़ाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया। तो इस मसले पर भी क्या नरेंद्र मोदी बिहार इलेक्शन से पहले कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा सरप्राइज देने जा रहे हैं जो लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जब अचानक जाति जनगणना की बात करते हैं तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा खेल तो खेल रहे हैं। और इस जाति की राजनीति करने वाले ये जो जातिगत राजनीतिक दल है, इनके लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। जब भी देश में सोशल जस्टिस की बात की जाती है, यानी सामाजिक न्याय की बात की जाती है, तो उसमें प्रमुख रूप से लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, काशी राम, इन नेताओं का जिक्र किया जाता है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर 1990 में लागू किया गया तो जनता पार्टी की सरकार बनी। तभी ये सारे लोग जनता दल के भाग्य थे, तभी इस रिपोर्ट को लागू की गई जिसमें ओबीसी समाज को 27% आरक्षण मिला। लेकिन क्या वास्तव में ओबीसी समाज के साथ उस वक्त न्याय हुआ? क्योंकि ओबीसी समाज की जितनी आबादी है, ओबीसी की जितनी आबादी है, उस आबादी के हिसाब से ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं मिला। यानी जब भी हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, मंडल पार्ट 1 हमने देखा, मंडल पार्ट 1 के बाद देश की सियासत किस तरह से तेजी से बदली, वो सब कुछ हमने देखा। लेकिन अब मंडल पार्ट 2 शुरू हो चुकी है और इस जाति की राजनीति में भाजपा भी नहीं चुकना चाहती। भाजपा कहती है कि जब हम जनता पार्टी के साथ सरकार में थे तभी मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया। लेकिन एक दूसरी सच ये भी है कि जैसे ही वीपी सिंह ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू किया, उसके तुरंत बाद ही लालकृष्ण आडवाणी एक रथ यात्रा को लेकर निकल जाते। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 1990 के दौर में जब वीपी सिंह, आप कह सकते हैं कि मंडल कमीशन के रिपोर्टों को लागू किए, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए, तो वो लालकृष्ण आडवाणी या भारतीय जनता पार्टी से कोई बातचीत नहीं की, जबकि उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। उसके बाद जब ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी के लिए सरप्राइज फैसला रहा जो वीपी सिंह ने लिया मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का, उसी तर्ज पर लालकृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा निकाले तो वो भी वीपी सिंह से कोई बातचीत नहीं की, देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से कोई बातचीत नहीं हुई और लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए। यूं कहिए कि लालकृष्ण आडवाणी ने भी उसी वक्त अपना बदला ले लिया। यूं कहिए कि लालकृष्ण आडवाणी जो है वो वीपी सिंह को उन्हीं के भाषा में जवाब देने का तरीका खोज लिया, जैसे वीपी सिंह ने बताया कि लालकृष्ण आडवाणी ने भी नहीं बताया। ये जो वीडियो है वो लंबा हो सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और राजनीति की सबसे सटीक विश्लेषण आपको यहाँ मिलेगा। साथ में अगर आपके पास समय है तो आप उस समय का प्रयोग करके कमेंट भी लिखिए, टिप्पणी भी लिखिए इस वीडियो के लिए और अगले वीडियो के लिए आइडिया भी दें और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिए साथियों अब हम उसी कहानी पर आते हैं। जब बीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करते, लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकलते हैं और उस रथ यात्रा को रोकता कौन है? बिहार में लालू प्रसाद यादव, वो भी जनता पार्टी में शामिल थे और उस समय लालू यादव की सरकार भाजपा के सपोर्ट से चल रही थी। ये भी जान लीजिए, पूरे खेल को समझिए। इस कहानी पर मैं कभी विस्तार से आऊंगा, लेकिन आज का हमारा विषय ये कहानी नहीं है। बस थोड़ा 90 के दौर की सियासत की ओर मैं लेके जाना चाहता था और दूसरी बार थोड़ा मैं आपको 90 की दौर को सियासत की ओर ले जाना चाहता हूँ। भाजपा हमेशा कह रही थी कि मंडल कमीशन का रिपोर्ट तभी लागू हो पाया जब भाजपा सेंटर में आई, भाजपा गवर्नमेंट पे आई। लेकिन भाजपा ने उसके बाद क्या किया? बीपी सिंह तो उस काम के बाद, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद भाजपा ने कमंडल की सियासत शुरू कर दी। भाजपा जो है अग्रणी जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए रथ यात्रा को निकाली, जिसमें भाजपा ने चुनावी हिंदुत्व को कहीं ना कहीं अपनाया और उस चुनावी हिंदुत्व के जरिए भाजपा कहीं ना कहीं ओबीसी वोटरों को भी साधने की कोशिश की और वहां से देश की सियासत एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगी। लेकिन एक बार फिर से हम अपने मुद्दे पर आते हैं, उसी सोशल जस्टिस, उसी सामाजिक न्याय पर आते हैं। सामाजिक न्याय के उसी विषय पर आते हैं जिस सामाजिक न्याय के नाम पर बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। लेकिन उस समय जो न्याय हुआ वो न्याय अधूरा था, क्योंकि उस समय ओबीसी की आबादी, उस समय जो ओबीसी आबादी था वो 52% था अंग्रेजों के द्वारा करवाए गए जनगणना के हिसाब से। आप किसी भी समाज को न्याय तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको ये ना पता चले कि उस समाज की टोटल आबादी कितनी है। अभी एक अनुमानित आंकड़ा ये है कि ओबीसी समाज की आबादी वर्तमान में, ओबीसी समाज की आबादी 63% है। वर्तमान में ओबीसी समाज की आबादी टोटल 63% है। बिहार में जो सर्वे आया उसमें भी 63% है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझिए कि 1990 में आरक्षण तो दी गई, मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो लागू की गई, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बाद जो आरक्षण मिला वो 27% था। 2019 में नरेंद्र मोदी ईडब्ल्यूएस तो वो आरक्षण 10% था और अग्रणी जातियों की आबादी देश में कितनी है? 10%। अब 10% आबादी को 10% आरक्षण दे दी, इसमें कोई विरोध नहीं हो रहा है और इसमें विरोध होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हर जाति में गरीबी है। लेकिन इसके साथ में एक सवाल खड़ा होता है कि आपने ओबीसी समाज के साथ क्या किया? ओबीसी जिसकी आबादी 63% है इस देश में, ओबीसी समाज की है, उस आबादी के साथ आपने कितना बड़ा खिलवाड़ किया कि उसे आपने 27% आरक्षण दे दिया। उसने आरक्षण कितना दिया? 27% दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो जातीय जनगणना का जो मुद्दा उठ रहा है, जो विभिन्न पार्टियां, लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल या समाजवादी पार्टी या उस समय के 90 के दौर में जनता पार्टी में शामिल नेताओं की ये जो डिमांड रही, शरद यादव भी इस दुनिया में नहीं है। शरद यादव भी जब संसद में बोला करते थे तो वो भी जातीय जनगणना की बात करते थे। मुलायम सिंह यादव भी इस दुनिया में नहीं, वो भी जातीय जनगणना के विषय को उठाते थे। आज से नहीं, 90 के दौर में, उस दौर में नीतीश कुमार भी उठाया करते थे, आज भी नीतीश कुमार उठाते। ये वो लोग हैं जो सोशल जस्टिस के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर अपनी राजनीतिक का, आप कह सकते हैं, करियर की शुरुआत करते हैं। सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति की शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, काशीराम, मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं, काशीराम भी इस दुनिया में। इसके अलावा और भी ऐसे कई नेता हैं जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर कहीं ना कहीं लगातार ये मांग करते रहे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। 1931 में भारत में अंतिम बार जातीय जनगणना हुई। यूं कहिए कि 1931 में जो ओबीसी आबादी था 52%, उसी आबादी के आधार पर 1990 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में टोटल 27% आरक्षण ओबीसी समाज को मिला। लेकिन मंडल कमीशन को उस रिपोर्ट को लागू तो किया गया जनता पार्टी के द्वारा, बीपी सिंह के द्वारा किया गया, जो क्रांतिकारी निर्णय था। उस निर्णय का विरोध भी उस समय काफी हुआ। कभी मैं मंडल कमीशन पर बातचीत करूंगा, विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज हम उस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते, बीपी सिंह की सरकार ने जो आरक्षण दिया वो आरक्षण 27% था 1990 के दौर में। यानी 1990 में बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया। बीपी सिंह की सरकार जब बनी 1990 में, तब बीपी सिंह ने 27% ओबीसी समाज को आरक्षण दिया। उस समय बीपी सिंह की सरकार ने जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया, उस समय बीपी सिंह की सरकार के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था कि ओबीसी समाज की आबादी वास्तव में कितनी है। ये जो आंकड़ा अपनाया गया, जो उस आंकड़ा के आधार पर आरक्षण दिया गया, वो आंकड़ा कब का था? 1931 का था, जब देश आजाद नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने
जातिगत सर्वे करवाया था। अंग्रेजों ने जातिगत सर्वे करवाया था। आजाद भारत में हमने कभी जातिगत जनगणना नहीं करवाया। कांग्रेस की राजनीति को देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसी कांग्रेस ने लंबे समय तक जातिगत जनगणना होने ही नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस को भी वास्तविकता पता था, कांग्रेस को भी सच्चाई पता था कि जिस दिन जातिगत जनगणना होगी उस दिन देश की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। जिस ओबीसी समाज का आप कह सकते हैं कि आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन जब सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी देखा जाएगा तो उस ओबीसी समाज का हिस्सेदारी सरकारी नौकरियों में नहीं है। तो इसलिए तो उस दौर में एक नारा भी दिया करता था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसे उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर बात है सामाजिक न्याय की। आप तब तक किसी समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं जब तक उस समाज से जुड़े आपके पास एकदम 100% सटीक डाटा उपलब्ध ना हो जाए। तो भारत की राजनीति की यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य थी कि भारत की राजनीति में आपने जातिगत राजनीति तो देखा, लेकिन इस राजनीति ने वास्तव में कभी सामाजिक न्याय करना ही नहीं चाहा। अगर सामाजिक न्याय करना चाहता तो इस देश में जातिगत जनगणना पहले हो जाना चाहिए। अब जरा सोचिए कि एक समाज की आबादी 63% है, उसे आप 27% आरक्षण दे रहे, क्या ये सही है? तो इसे आप सही नहीं कह सकते। दूसरी तरफ ये कहा गया आजाद भारत के बाद कि हम जातिगत सर्वे नहीं करेंगे। आखिर क्यों नहीं करेंगे जातिगत सर्वे? आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को डर किस बात की थी? आखिर उन्हें किस बात का डर था? क्या उन्हें यह पता था कि भारत की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ खास लोगों का कब्जा हो चुका है, कुछ खास जातियों का कब्जा हो चुका है? वो खास जातियां जो है वो दूसरे जातियों को, जो आप कह सकते हैं निचले स्तर पर है, जिनकी जो पिछड़ी जातियां है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है इस देश की? और इस देश में जातिगत जनगणना का आंकड़ा सामने आ जाएगा, उस दिन इस देश की वास्तविकता पता चलेगा, उस दिन इस देश की सच्चाई पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस जाति का जज ज्यादा है। उस दिन इस देश की सच्चाई पता चलेगा कि इस देश के जो शीर्ष के पद है वहां किस जाति के लोगों का कब्जा है। तो जातिगत जनगणना के बाद ही तो असली सियासत शुरू होगा। ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये मंडल आंदोलन पार्ट 2 है। 90 के दौर में जो आपने जातिगत राजनीति देखा है, उस राजनीति से आगे की राजनीति आप देखने जा रहे हैं। और इस बार जो राजनीति होगा, मंडल आंदोलन पार्ट 2 कहिए या जो भी कहिए, इस बार वाकई सामाजिक न्याय होगा, वो सोशल जस्टिस होगा, जो सोशल जस्टिस 90 के दौर में बीपी सिंह भी नहीं कर पाए थे। बीपी सिंह के पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं था। बीपी सिंह के पास बीपी सिंह ने जिस आंकड़ा के आधार पर ओबीसी समाज को आरक्षण दी, वो आंकड़ा तो अंग्रेजों का था। लेकिन अब जातिगत जनगणना होगा, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद सोशल जस्टिस की ये जो बातें हैं वो देश की सियासत में और ज्यादा फैलेगा। इसके साथ ही एक बड़ी अपडेट देना चाहते हैं जो सरकार की तरफ से आ रही है कि अगले 3 महीनों में भारत में जनगणना शुरू हो जाएगा और जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना भी होगा। और नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना के नाम पर भी कुछ ना कुछ खेल तो खेलेंगे। और इस बात को इस नजरिए से समझ लीजिए कि मोदी जो है वो चालाक राजनेता है और नरेंद्र मोदी बिना खेल खेले ये कार्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी एक बेहद चालाक राजनेता है। वो अगर कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम के पीछे भी एक राजनीति होती है और वो राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं। मतलब समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो वो निर्णय ऐसे ही नहीं ले रहे हैं, बल्कि उस निर्णय के पीछे भी तो असल में कोई बड़ा खेल होगा। उस निर्णय के पीछे भी असल में कोई बड़ा खेल होगा जिसे आपको समझना पड़ेगा और उसे समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगेगा। इस समय देश की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है, एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ से आप कह सकते हैं कि सियासत कभी भी पलट सकता है, कभी भी सियासत बिल्कुल नई दिशा की तरफ बढ़ जाएगा। हम रोहिणी आयोग के उस सिफारिशों पर भी बात करने वाले थे। इसके अलावा हम 4 पॉइंट आपको बताए थे, उसमें से हमने केवल एक ही पॉइंट को खत्म कर पाया और समय लगभग 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है। तो आप सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि इस एपिसोड में हम पूरे वीडियो का या पूरे एलायंसेस को खत्म नहीं कर सकते हैं। अब जब 90 की दौर की राजनीति की ओर बढ़ेंगे, जब उस राजनीति की ओर बढ़ेंगे जो राजनीति आप कह सकते हैं कि जातिगत राजनीति है, तो लंबा तो बनेगा। तो इस वीडियो को हम 2 से 3 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। अब जो रोहिणी आयोग की बातें हमने की थी, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, ये अगले एपिसोड में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर अगले एपिसोड में खत्म कर लिए तो, नहीं तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग
साइड वीडियो को उस प्रकार से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो नॉलेजेस वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से सियासत समझ में आएगा। लेकिन चलिए साथियों, रोहिणी आयोग पर हम अगले दिन बात कर लेंगे। अभी जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय पर हम बात कर लेते हैं। जब तक आपके पास सही आंकड़ा नहीं होता है तब तक आप किसी भी समाज को आप कह सकते हैं कि वो न्याय नहीं दे सकते। यानी आपके पास अगर सही डाटा हो जाता है तो आप उस समाज को न्याय दे सकते हैं। आज की तारीख में क्या है, भारत की सियासत में जातिगत राजनीति को देखा है। हर तक कहा जाता है कि हम सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले दल से हैं, लेकिन क्या उन्होंने वाकई वास्तव में सामाजिक न्याय दिया? क्या वो वास्तव में समाज में न्याय के लिए लड़े या वो अपने परिवार के लिए लड़े? क्योंकि सामाजिक न्याय के नाम पर जिन पार्टियों का आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी, जो सामाजिक न्याय पर बनी, जो नेता सामाजिक न्याय के नाम पर बने, वो आज अपने परिवार तक सीमित हो चुके। आप जब देखेंगे सरकारी नौकरियों की स्थिति, तो सरकारी नौकरियों में आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जिस पीएमओ में बैठते हैं वहां टोटल 90 अधिकारी है। ये बताया कौन है? राहुल गांधी भी ने बताया, और ये सच्चाई है जो राहुल गांधी बताए। राहुल गांधी को भी जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश में 65 सालों में 7 साल तो कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस ने राज किया तो कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की, और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस को क्यों नहीं याद आया? लेकिन जरा सोचिए कि नरेंद्र मोदी के विभाग, नरेंद्र मोदी जहां बैठते हैं, जहां से पीएमओ चलता है, उसमें से 90 अधिकारियों में से 85 अधिकारी अग्री जातियों से आते हैं, और उसमें से बस 4 या 5 अधिकारी ऐसे हैं जो ओबीसी से आते हैं या दलित से आते हैं। जरा सोचिए ये समाज में किस प्रकार की असमानता है कि आप एक समाज को, जो पिछड़ा समाज है, उस समाज को आपने उठने नहीं दिया कि पीएमओ में उस समाज के लोग प्रतिनिधित्व कर सके। आज के तारीख में जो असमानता आप देख रहे हैं, इस असमानता के लिए आप 2014 में आई नरेंद्र मोदी को केवल जिम्मेदार नहीं मानेंगे, बल्कि इस असमानता के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी उतने दोषी है। अगर राहुल गांधी सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का बात करते हैं, तो वो सोशल जस्टिस राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? और कहीं ना कहीं इस वीडियो को हम एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाह रहे। आगे हमने जिस विषय पर बात करने कहा है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, तो अगले एपिसोड में यानी अगले वीडियो में बात कर लेंगे। 50% आरक्षण के दायरा पर भी हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। बिहार में जो आरक्षण का मसला है उस पर भी हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो का विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा और ये विश्लेषण आपको समझ भी आया होगा। आज के पहले एपिसोड के तौर पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमने कोशिश किया था कि एक ही वीडियो में सारे जो विषय है उसे उठा लिया जाए, लेकिन संभव नहीं है क्योंकि समय भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए हम लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए हमने आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लिया। अगला जो मुद्दा है वो हम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे, और अगले वीडियो में जब लेके आएंगे तो आपको और बेहतर ढंग से बताएंगे। और इसके साथ ही कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जो 3 पॉइंट बचा है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, 50% आरक्षण के दायरा, और बिहार में जो 65% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उन तीनों विषय पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो 25 मिनट का बन जाए, 30 मिनट का बन जाए, अगले वीडियो में हम पूरे टॉपिक्स को कवर कर ले। लेकिन आज के इस वीडियो को आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल न भूलिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।